हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैसे ही प्राइम मिनिस्टर फू चेंग अपने कमरे में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं एक बॉक्स को। फू चेंग बोल रहे होते हैं कि मेरे घर के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि इतने गार्ड से बचते हुए मेरे कमरे तक पहुँच गया और आराम से ये बॉक्स छोड़ते हुए यहाँ से चला भी गया। कोई भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट ना ये काम नहीं कर सकता, जिसने भी ये किया है ना वो बहुत पावरफुल होगा। फिर वो देखते हैं कि बॉक्स के नीचे एक लेटर भी रखा हुआ होता है। लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं जो आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ ना उसका एहसान आपको वक्त पे चुकाना पड़ेगा। हंसते फू चेंग बोल रहे होते हैं क्या एक गिफ्ट देके तुम मुझ पे एहसान जता रहे हो और तुमने ये भी कॉन्फिडेंटली लिख दिया है कि वक्त आने पे मेरे को फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा। देखते हैं कि ये ऐसा भी कौन सा गिफ्ट है जिसके ऊपर इस बंदे को इतना घमंड है। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि मेरे लिए ये चीज बिल्कुल वर्थलेस होगी। पर जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। फू चेंग सोच रहे होते हैं कि सच में इतना बड़ा गिफ्ट देके इस बंदे ने मेरे पे बहुत बड़ा फेवर किया है और मैं इस बंदे के ना एहसान की तरफ दब चुका हूँ। वक्त आने में मैं इसके फेवर को रिटर्न जरूर करूंगा। आगे हमें 10 दिनों बाद हेवन वर्शिप सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कंट्री के सारे पावरफुल फैमिलीज के लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तभी किंग बोलता है कि हेवन वर्शिप को शुरू किया जाए। वहीं अपने घर से बाहर निकलते हुए हानशेंग बोल रहा होता है कि इतनों की मेहनत आज रंग लाएगी। किंग बोलता है प्राइम मिनिस्टर अपने काम को शुरू करिए। तभी आगे बढ़ते हुए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की वजह से हर बार की तरह हेवंस ने हम लोग को ब्लेसिंग दी है। लगता है कि हमारे आने वाले साल ना काफी अच्छे बीतने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं किंग के पीछे ली किंगडम का एनवॉय खड़ा होता है। ली किंगडम का एनवॉय सोच रहा होता है कि जल्दी अब तुम सभी लोग हमारे गुलाम बनने वाले हो। बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम लोग खुश किस बात पे हो रहे हो। तभी जो प्रिंसेस और हानशेंग होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये लोग कौन है और आखिर हमारी फॉरबिडन आर्मी ने अनजान लोगों को एंटर कैसे करने दिया। चिढ़ते हुए एक मिनिस्टर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ। यूचो किंगडम के इंपीरियल पैलेस के अंदर कोई ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। प्रिंसेस मैंगुआ बोल रही होती है अच्छा तो ये आज भी यूचो किंगडम का इंपीरियल पैलेस है। मुझे लगा था कि अब यहाँ पे सभी लोग ली किंगडम के लिए काम करते हैं। 10 साल बीत चुके हैं और यूजी तुम काफी ज्यादा बड़े भी हो गए हो। पर ये देख के बहुत ही अफसोस हुआ कि तुम यूचो किंगडम में क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि ली किंगडम के एक मोहरे हो जो कि उनके कहने पे सारे काम करता है। शॉक होते हुए क्राउन प्रिंस यूजी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। एक सेकंड रुको, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एल्डर सिस्टर क्या ये आप हो। शॉक होते हुए जनरल हु बोल रहा होता है क्या एल्डेस्ट प्रिंसेस आप वापस आ गई। प्रिंसेस मैंगुआ को देखते ही वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि 10 साल बीतने के बाद में आखिर अब यहाँ पे क्या करने के लिए आ रही है और क्या सच में ये प्रिंसेस मैंगुआ है। हेवन वर्शिप सेरेमनी के दिन इनका यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आना। आखिर जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो सोच कह रही है। गुस्सा करते हुए मैंगुआ बोल रही होती है कि आज हमारे रॉयल कोर्ट के अंदर जितने मिनिस्टर्स काम करते हैं वो सभी के सभी ली किंगडम के लिए काम करते हैं और ये सब कुछ जानते हुए ब्रदर तुमने कुछ नहीं किया, बस अपने लोगों को दिक्कतों में ढकेलते गए। यूजी बोल रहा होता है एल्डर सिस्टर आप ज्यादा बोल रही हो। 10 साल आपने इस कंट्री को नहीं संभाला, मैंने ही संभाला है। प्लीज को यहाँ पे आओ और प्रिंसेस को लेकर पैलेस जाओ। हमारे बीच में जो भी दिक्कतें हैं वो सेरेमनी खत्म होने के बाद में हम आपस में सुलझा लेंगे। साथ ही यूजी सोच रहा होता है एल्डर सिस्टर आपको नहीं पता कि जो हमारे एनिमी है ना वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों की बात मानने की वजह से कम हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर हम लोगों ने इनकी बात नहीं मानी ना तो हमारे साथ ही वही होगा जो कि मॉम डैड के साथ में हुआ था। कुछ बंदे प्रिंसेस को लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी जो प्राइम मिनिस्टर फू चेंग होते हैं वो बीच में आते हैं। फू चेंग बोल रहे होते हैं कि हमारी एल्डेस्ट प्रिंसेस 10 साल के लिए मिसिंग थी और अब जबकि ये वापस आ चुकी है तो इस किंगडम के ऊपर इनका उतना ही हक है जितना कि आपका है। आप यहाँ पे इनको ऐसे ही साइड नहीं कर सकते। प्रिंसेस अगर आप जिंदा थी तो कभी आप मेरे फुल रेसिडेंस क्यों नहीं आई। आपकी बात सुनने के लिए हमेशा मैं तो अवेलेबल था ही ना। मैंगुआ बोल रही होती है प्राइम मिनिस्टर फू हाँ ये बात सच है कि 10 सालों के अंदर हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ दिनों पहले आपने मेरा गिफ्ट रिसीव किया था। जो कोरियोग्राफी मैंने आपको भिजवाई थी ना वो इन्हीं मास्टर ने लिखी थी। शॉक होते हुए फू चेंग बोल रहा होता है क्या यही वो महान कन्फ्यूशियन है जिन्होंने वो कोरियोग्राफी लिखी थी। पक्का से ये वही मास्टर है जो कि वैक्सिन टाउन में रह रहे थे। माफ करिएगा महान कन्फ्यूशियन, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये छोटा मोटा स्कॉलर आपको ग्रीट करता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि बेशक वो कोरियोग्राफी मैंने लिखी थी पर मैंने वो लिखी मैंगुआ के कहने पे थी। इसी वजह से अगर आपको किसी को शुक्रिया कहना है तो मैंगुआ कहिए। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा होता है प्रिंसेस सच में आपने मेरे पर बहुत बड़ा फेवर किया है। वैसे यहाँ पे पास्ट की बातें करना बिल्कुल भी सही नहीं है।
आप प्लीज रॉयल पैलेस चले जाइए। आपके आने की खुशी में ना हम सेरेमनी के बाद पार्टी भी रखेंगे। मैंगुआ बोल रही होती है प्राइम मिनिस्टर फू, हम लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर हम लोग आए हैं अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, हमारे यूचो किंगडम को इसकी महान ग्लोरी वापस दिलाने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है तुम ही वो कमीने एनवॉय हो जो कि 10 साल पहले ली किंगडम की तरफ से यहाँ पे आया था और मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी तुम ही ने अटैक किया था ना। एनवॉय बोल रहा होता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में अच्छी तरीके से याद है। वैसे हाँ, याद होगा भी क्यों नहीं, तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना। सच में तुम्हें यहाँ पे जिंदा देख के ना मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, और अगर सच कहूँ ना तो तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम यहाँ पे जितने भी लोगों को देख रही हो ना, भले ही वो रहते यूचो किंगडम में है, पर काम वो मेरे लिए करते हैं। तुम्हें पता है इस बार मैं तुम्हें ना तुम्हारे लोगों से मरवाऊंगा, और ये चीज करने में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। मैंगवा बोल रही होती है कि तुमने हम लोग से बहुत बुरा किया है। आज मैं यहाँ पे अपने यूचो किंगडम को ली किंगडम से फ्री करवाऊंगी और जल्दी तुम्हारे ली किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जनरल हु, वक्त आ चुका है अपने काम को स्टार्ट करने का। जनरल हु बोल रहा होता है ठीक है प्रिंसेस, आपका ये जनरल हमेशा तैयार है। ली किंगडम का एनवॉय बोलता है जनरल हु, तुमने हम लोग को धोखा दे दिया। सच कहो तो मुझे पता था कि तुम ये काम करोगे, इसी वजह से तुम्हारे लिए ना मैं काफी लंबे टाइम में तैयार था। फॉरबिडन आर्मी कमांडर आगे बढ़ो और इस गद्दार को खत्म कर दो। इसे यहाँ पे ऐसे खत्म करना कि एग्जाम्पल सेट हो जाए कि जो हम लोग साथ में धोखा करता है उसके साथ में आखिर होता क्या है। तभी वो जनरल से फाइट करने के लिए काव्यांग यहाँ पे आ जाता है। काव्यांग बोल रहा होता है कि तुम ली किंगडम के जनरल हो, उसके बावजूद भी 10 साल से हमारे यूचो किंगडम में बैठे हुए हो, और अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि हमारी कंट्री में रहते हुए हमारे लोग को आंख भी दिखा रहे हो। तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें हमारे यूचो किंगडम की असली पावर दिखाने वाला हूँ। हंसते हुए कमांडर ही बोल रहा होता है क्या यूचो किंगडम की पावर? क्या तुम उसी यूचो किंगडम की बात कर रहे हो जिसे आज से 10 साल पहले हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था? और पता है खुद को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के उन लोगों ने क्या किया था? उन्होंने हमसे फाइट बैक नहीं करी, बल्कि हमारे सामने घुटने टेक दिए। क्या वही लोग आज हम लोगों को अपनी पावर दिखाने वाले हैं? गुस्सा करते हुए मैंगुआ बोलती है काव्यांग, इसे छोड़ना मत। तभी जब वो एनवॉय होता है वो भी अपनी पावर यूज करना स्टार्ट कर देता है। एनवॉय बोल रहा होता है एल्डेस्ट प्रिंसेस, आप कितनी बड़ी बेवकूफ है। एक तरफ अपने भाई क्राउन प्रिंस को देखिए, कितनी अच्छी तरीके से वो हमारे ली किंगडम का कुत्ता बन चुका है। हमारे ही इशारों पे हर एक काम करने की वजह से उसकी जिंदगी कितनी अच्छी बीती है, और वहीं दूसरी तरफ आप जो कि हमारे खिलाफ गई और दर भटकी। आप यहाँ पे जिस यूचो किंगडम के लिए फाइट कर रही हो ना, वो 10 साल पहले खत्म हो गया था। अब बस इस कंट्री का ना नाम ही यूचू है, लेकिन ये हमारे ली किंगडम के टेरिटरी में ही आता है। तुम यहाँ पे अपने कुछ बेकार लोग के साथ मिलके हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। एनवॉय बोल रहा होता है महान कन्फ्यूशियन, ये मैटर हमारे ली किंगडम और यूचो किंगडम का बीच का है। उम्मीद करता हूँ कि इस मैटर के अंदर ना आप इंटरफेयर नहीं करोगे। एक बार ये मैटर खत्म हो जाए उसके बाद ली किंगडम के अंदर हम आपका बहुत ही कमाल का वेलकम करेंगे। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपने ली किंगडम लेके जाओगे? क्या मुझे लेके जाने के लिए तुम्हारा किंगडम इतना वर्दी भी है? गुस्सा करते हुए एनवॉय बोल रहा होता है महान कन्फ्यूशियन, मैं यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। अगर आप इसको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये आपके लिए भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हानशेंग बोलता है कि तुम तो ली किंगडम के कुत्ते हो, और एक कुत्ते की डिसरिस्पेक्ट करने में मुझे नहीं लगता है कोई बुराई है। सच कहूँ तो तुम क्या, तुम्हारे ली किंगडम की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। मैं जहाँ चाहे और जब भी चाहूँ ना उन लोगों को इंसल्ट कर सकता हूँ, और तुम लोगों में इतना जोड़ नहीं कि मैं कुछ बिगाड़ लो। तभी हानशेंग की बातों को सुनते हुए वो एनवॉय और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। यूं मैंगुआ सोच रही होती है कि ये कमीना ली किंगडम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। ये बंदा अपने अर्थ मिस्टिक रिलम के मिड स्टेज पर है, और फिलहाल हमारे यूचो किंगडम के अंदर इतना पावरफुल कोई नहीं। जो सबसे पावरफुल भी है ना वो भी अर्थ मिस्टिक रिलम के अर्ली स्टेज पर है। पर अब यहाँ तक आने के बाद में मैं गिव अप नहीं कर सकती। सभी लोग जो मेरे साथ में आए हैं उन्होंने मेरे पर काफी ज्यादा भरोसा किया है। अगर यहाँ पे मैं ही डर गई तो बाकी लोगों का क्या होगा? मैंगुआ बोलती है जनरल हु, जनरल काओ, इन कमी ली किंगडम वालों को उनकी औकात दिखा दो। तभी दोनों जनरल्स अपने एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं दोनों ही जनरल अर्थ मिस्टिक रिलम के अर्ली स्टेज पर होते हैं। जनरल हु बोल रहे होते हैं मेरी प्यारी आर्मी, अपने सर के ऊपर लाल कफन बांध लो, ताकि गलती से भी हम लोग ना खुद के लोगों पे अटैक ना कर दें, और जिन भी बंदों के सर के ऊपर लाल कफन ना हो उन कमीनों को काटने से पहले एक बार मत सोचना। हमारी ये जंग है अपनी जमीन को वापस हासिल करने की। आज के दिन हम लोग पीछे नहीं हट सकते। फिर वहाँ पे उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सभी लोग अपनी पूरी पावर से फाइट कर रहे होते हैं।
चिल्लाते हुए जनरल हु बोल रहे होते हैं कि मेरी एलाइट आर्मी सामने आओ। जनरल हु सोच रहे होते हैं कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि ली किंगडम वालों के पास मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं और बिना रिसोर्सेज के मैं इन लोगों के पास पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। इसी वजह से मैं 100 सोल्जर्स को ट्रेन किया और उन सभी को नॉर्मल सोल्जर के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब हम सभी लोग साथ मिलकर एक ऐसी फॉर्मेशन बना सकते हैं जो कि ली किंगडम के एनवॉय को रोकने के लिए काफी होगी। तभी जो जनरल हु की एलाइट आर्मी होती है वो उनके पास आ जाती है। मैंगुआ बोल रही होती है जनरल हु मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जनरल हु सोच रहा होता है कि चाहे मुझे भी जाने क्यों ना देनी पड़े पर आज इस कमीने एनवॉय को मैं नहीं छोड़ने वाला। चिल्लाते हुए जनरल हु बोलते हैं सभी लोग फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। ये सब कुछ देखते हुए एनवॉय बोल रहा होता है कि लगता है कि तुमने मुझसे फाइट करने की तैयारी 10 साल पहले शुरू कर दी थी। तुम्हें पता था कि तुम कभी भी मेरे इतने पावरफुल नहीं बन सकते, इसीलिए तुमने अपने ऐसे और भी काफी लोगों को ट्रेन किया। मुझे ये बात नहीं कि तुम एक बहुत ही कमाल के जनरल हो, इसी वजह से ली किंगडम में आने का मैं तुम्हें बहुत मौका दिया। पर अफसोस की बात तो यह है कि तुम ऐसा कमाल का जनरल आज यहाँ पे फालतू में मारा जाएगा। तभी जब जनरल हु होते हैं वो आगे बढ़ते हुए एनवॉय के ऊपर अटैक कर देते हैं। जनरल हु बोल रहे होते हैं कि मेरे सबसे इम्पोर्टेंट लॉयल्टी है, अगर मैं अपनी कंट्री के लॉयल भी नहीं रह सकता ना तो मेरी सारी की सारी पावर बेकार है। सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं, वही मैंगुआ उन लोगों को फाइट करते हुए देख रही होती है। हान शेंग बोल रहा होता है मैंगुआ कहीं ये सब कुछ देख के तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। मैंगुआ बोल रही होती है कि मेरा डर उसी दिन खत्म हो गया था जब मैं आपसे मिली थी। हान शेंग बोल रहा होता है कि इसमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरी इस बात को ना हमेशा के लिए याद रखना। तुमने जिस रास्ते को चुना है वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है और उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें ऐसी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती रहेगी। तो इसी वजह जिस पल तुम्हारे दिमाग में डर आएगा ना उसी वक्त तुम हार जाओगे। गलती से भी अपने दिमाग के अंदर डर को एंटर मत करने देना, क्योंकि मेरा ना यही मानना है कि डर के आगे जीत है। वही फाइट करते करते हमारे जनरल हु काफी थक भी गए होते हैं, काफी घायल भी हो गए होते हैं। गुस्सा करते हुए एनवॉय बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर हम लोगों ने ना बहुत रिसोर्सेज खर्च किए हैं, आज वक्त आ चुका है ना कि तुम दिखाओ कि आखिर हमारी कंट्री के लिए तुम कितने लॉयल हो। तुम भी अर्थ मिस्टिक रियलम के अर्ली स्टेज पर हो, अपनी इस पावर का यूज करते हुए इन लोगों को मारना स्टार्ट करो। अगर तुमने इन लोगों पे अटैक नहीं किया ना तो मैं तुम्हें गद्दार मान लूंगा और इन लोगों के साथ में तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी क्राउन प्रिंस देखता है काओ योंग कमांडर ही से फाइट कर रहा होता है। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है कि मुझे अपनी कंट्री से बहुत ही प्यार है पर अपनी जिंदगी से ज्यादा मुझे किसी चीज से प्यार नहीं। ये बोलते वो काओ योंग की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ जाता है। वही काओ योंग सोच रहा होता है कि इस अटैक को मैं डॉज नहीं कर पाऊंगा। तभी क्राउन प्रिंस काओ योंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं और एक ही अटैक के अंदर जनरल काओ योंग काफी तक घायल भी हो जाते हैं। मैंगुआ बोल रही होती है यूजी तुम ये कैसे कर सकते हो। हंसते हुए कमांडर ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें देख के ना मुझे कहावत याद आ रही है, जनरल काओ योंग तुम्हें तो अपने में लूट लिया, हम जैसे गैरों में तो कहाँ ही दम था। अपने क्राउन प्रिंस के हाथों मार खा के कैसा फील हो रहा है। वही हम देखते हैं एनवॉय से फाइट करते करते जनरल हु भी काफी तक कमजोर हो चुके होते हैं। एनवॉय बोल रहा होता है कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम नहीं जीत सकते, तुम्हारा जो ये स्ट्रगल है ये बिल्कुल बेकार है। मैं मानता हूँ तुम्हारा जो बैटल फॉर्मेशन है ये बहुत ही बेहतरीन है और तुमने मुझे अभी तक रोक लिया ये भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, पर मुझे हराने के लिए इतना सा ना काफी नहीं, अब तुम यहाँ पे विटनेस करने वाले हो मेरी रियल पावर्स को। ये बोलते वो कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वही कमांडर हु सोच रहे होते हैं कि मेरे मरने के बाद में किंगडम का क्या होगा, प्लीज गॉड भले मैं मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता पर मेरे किंगडम को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। अभी ये सब कुछ हो ही रहा होता है तभी हमारा हान शेंग अपने पास से तलिस्मान निकाल देता है और हम देखते हैं ये होता है एक सप्रेसिंग तलिस्मान। हान शेंग के तलिस्मान के सामने जितने भी ली किंगडम के बंदे होते हैं सारे घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक कि अब एनवॉय और बाकी लोग खड़े होने में भी काफी दिक्कतें आ रही होती है। शॉक होते हुए कमांडर ही बोलता है कि ये क्या चीज है, इसकी प्रेजेंस में हमारे लिए खड़ा होना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। सच में एक सरप्राइजिंग तलिस्मान ने हमारी पूरी कल्टिवेशन को सरप्राइज करके रख दिया है। अपने घुटनों पे आते हुए एनवॉय भी बोल रहा होता है कि सच में क्या आज के टाइम के अंदर भी इतने कमाल कन्फ्यूशियंस हैं जिनके तलिस्मान में इतनी पावर है कि हमारी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से सील कर दे। आखिर ये बंदा है कौन, एक नॉर्मल कन्फ्यूशियन कभी ये नहीं कर सकता। इस बंदे के पास में जो चीज है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर। आखिर इतना पावरफुल बंदा इन लोगों को मिला कैसे। वहीं आगे बढ़ते हुए जनरल हु बोलते हैं कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं मिलने वाली। ये बोलते हुए अपने स्पीयर को एनवॉय के आर पार कर देता है। मरते हुए एनवॉय बोल रहा होता है कि अगर ये तलिस्मान तुम लोग के पास में नहीं होता तो आज मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ता। इसी के साथ में एनवॉय वही मार जाता है। खुश होते हुए जनरल हु बोल रहे होते हैं एनवॉय मारा गया, इसका मतलब ये हमारी जीत है। हान शेंग बोलता है कि तलिस्मान की वजह से उन सभी की जो कल्टीवेशन
किंगडम सप्रेस हो रखी है, ये बिल्कुल सही मौका है सभी को पकड़ने का। तभी जनरल हू चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग वहीं रुक जाओ, ली किंगडम का जो एनवॉय था वो मारा गया है और इसी वजह से ली किंगडम की तरफ से और जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं ना सरेंडर कर दो। तुम सभी लोग वही ली किंगडम के लिए फाइट कर रहे हो, वो हो तुम सभी लोग यूचू किंगडम से ही। आखिर अपने लोग को ही मार के तुम लोगों को क्या मिल रहा है? आज यहाँ पे तुम्हारी हमारी जीत नहीं हुई, हम सभी लोग की जीत हुई है। यूचू किंगडम में रहने वाला हर एक बंदा हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो चुका है। अब तुम्हें ली किंगडम से डर के उन्हें कुत्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग यहाँ पे खुशी से मिल बांट के रह सकते हो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश आते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, अब हमारा यूचू किंगडम ना बहुत ही ग्रो करेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि अगर सच कहे ना तो हम तो हार ही जाते। अगर वक्त पे इन महान कन्फ्यूशियन ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया होता, इनके तालिस्मान की वजह से यहाँ पे हम सभी लोग बच गए। सच में कन्फ्यूशन के पास में कितनी कमाल की पावर होती है ना, एक सिंगल तालिस्मान के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी आदमी को हरा दिया। मैंगुआ बोल रही होती है सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, आखिर जो इतना पावरफुल तालिस्मान है आपने कब बनाया? हानशेंग बोलता है अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो, ऐसे तालिस्मान मैं तुमसे बात करते करते बना सकता हूँ। साथ ही हानशेंग सोच रहा होता है कि ये एक सप्रेसिंग तालिस्मान है जो कि किसी भी ऐसे बंदे की एनर्जी को सप्रेस कर सकता है जो मिस्टर गिलम से कम पर है। भले जो मेरी सोल थी वो पहले के मुकाबले कमजोर हो चुकी है, पर इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि कुछ बेकार से बंदों को झुका ना सके। मैंगुआ सोच रही होती है कि उन्होंने इतना पावरफुल तालिस्मान बनाया है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये तालिस्मान कुछ नहीं। सच में इस वर्ल्ड के अंदर ना कुछ बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं और ऐसे लोग अपनी तरफ रखने में ही आपकी भलाई होती है। आगे जो हमारी मैंगुआ होती है वो रॉयल कोर्ट में आ गई होती है। मैंगुआ बोल रही होती है कि आज से 10 साल पहले उन कमे ली किंगडम वालों ने हम लोग को धोखा दिया और मेरी रॉयल फैमिली को मेरे सामने खत्म कर दिया। उसके बाद में अगले 10 साल तक उनकी वजह से आप लोगों पे दिक्कतें आई है। अपने किंगडम में रहने के बावजूद भी आप लोग ली किंगडम में गुलाम बन के रह गए थे, लेकिन आज हमारे महान कन्फ्यूशन की हेल्प की मदद से ली किंगडम को हम लोगों ने अपनी कंट्री से उखाड़ फेंका है और 10 साल बाद जाके हम फिर से फ्री हो पाए हैं। इन 10 सालों के अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे जो कंट्री के लॉयल रहे, लेकिन कुछ मिनिस्टर ऐसे थे जो कि ली किंगडम में कुत्ते बन गए। और अगर मैं सच कहूँ तो कुत्तों की हमारी कोर्ट के अंदर कोई जगह नहीं है। आज यहाँ पे उन सभी लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है जिन्होंने 10 साल तक लॉयल्टी को नहीं छोड़ा और उन लोगों को पनिशमेंट जो एक गद्दार बन गए। एक मिनिस्टर बोलता है योर हाईनेस 10 साल से आप इस कोर्ट में नहीं थे, आपने यहाँ पे नहीं देखा कि हम लोग कितनी दिक्कतों में रह रहे थे। इस कंट्री को चलाना कितना मुश्किल था ना, ये हम ही को पता है। तो इसी वजह से किसी मिनिस्टर को कुछ भी करने से पहले ना आप 100 बार सोच लीजिएगा। अगर हम सच कहें तो हमारे क्राउन प्रिंस इस कंट्री को काफी लंबे टाइम चला रहे हैं और हम मिनिस्टर्स का तो अभी भी मानना है ना कि कंट्री को उन्हीं को हैंडल करना चाहिए, वो ये काम करने में आप ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी वो हमारे क्राउन प्रिंस है, फ्यूचर में वही हमारे किंग बनेंगे, तो अगर कमाल उनके हाथों में रहे ना तो बेटर है। चिल्लाते हुए युवा बोलती है कि अपना मुंह बंद कर लो, कुछ भी बोलने से पहले अपनी औकात देख लेना। देखो बोले तुम लोग यहाँ पे कितने ही बहाने क्यों ना दे दो, लेकिन 10 सालों में जिन भी लोगों ने बुरे काम किए हैं वो बचने तो नहीं वाले। मैंगुआ की ये बात सुनते हुए काफी सारे बंदे डर जाते हैं। जनरल हू बोलता है कि अब यहाँ पे जिसने भी अपना मुंह खुला ना उसकी बात प्रिंसेस से नहीं बल्कि मेरी तलवार से होगी। प्रिंसेस आपको जो भी कहना है आप कहिए, मैं भी देखता हूँ कि आपकी बात को ना कौन काटता है। प्रिंसेस बोलती है मिनिस्टर जी पिछले 10 साल से आपने ली किंगडम के लिए ना बहुत ही वफादारी से काम किया है, हमारे यूचू किंगडम को खाली कर करके आपने ली किंगडम को बहुत ही भरा है। आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होगा? मिनिस्टर जी को लेके जाओ और इनको जेल में बंद कर दो और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है ना उसे भी सील कर देना। रोते हुए मिनिस्टर जी बोल रहा होता है प्रिंसेस ऐसा मत करो, मैं एक 3rd रैंक का मिनिस्टर हूँ, आप इस ऐसा नहीं कर सकती। मैंगुआ बोलती है मिनिस्टर यू तुमने तो ऑफरिंग के तौर पे कितनी यंग लड़कियों को ली किंगडम भेज दिया, क्या तुम्हें खुद के ऊपर जरा सी भी शर्म आ रही है? गार्ड्स आगे बढ़ो और इसको भी जेल में फेंक दो। फिर क्या करके वो सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं उन्हें मैंगुआ जेल में डलवा देती है। मैंगुआ बोल रही होती है मिनिस्टर जी आप तो हमारी कंट्री के ग्रैंड ट्यूटर थे, उसके बावजूद भी आपने ना मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मिनिस्टर चीफ बोलते हैं योर हाईनेस मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और मेरी पनिशमेंट के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंगुआ बोल रही होती है गार्ड्स इनको भी लेके जाओ, जिसने भी गलती करी है चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो हम उसे माफ नहीं कर सकते। मैंगुआ बोलते हैं कि अब यहाँ पे जितने भी लोग बचे हैं इन्होंने अपनी कंट्री से कोई भी गद्दारी नहीं करी और अगर सच कहो तो मुझे आप सभी लोगों के ऊपर बहुत ही प्राउड है। फिलहाल के लिए कंट्री के सारे मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर फू हैंडल करेंगे क्योंकि फिलहाल की कंडीशन के बारे में ना मुझे कुछ नहीं पता। मिनिस्टर्स बोलते हैं प्रिंसेस जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर हानशेंग की तरफ मुड़ते हुए मैंगुआ बोल रही होती है सबसे बड़ा शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आए जो कि तुम खुद से सॉल्व ना कर पाओ तो मुझे याद कर लेना, तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंगुआ बोल रही होती कि वैसे तो मैं आपके लिए
लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ ना तो मुझे प्लीज बताइएगा। हाँ शेंग सोच रहा होता है कि अभी तो तुम मेरी बहुत काम की हो, एम्प्रेस बनने के बाद में अब तुम मुझे हफ्स ला के दोगी, जिससे कि मैं अपनी बॉडी को और जल्दी हील कर पाऊंगा और फाइनली अपने घर वापस लौट पाऊंगा। अब इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।